स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत कर रहे थे और इन्वायरमेंट विषय में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वो था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। मैंने इसके पहले वाली क्लास में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसमें 3 संगठन के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। आज हम लोग अगले संगठन के बारे में चल रहे हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग जो संगठन पढ़ेंगे वो कौन कौन से संगठन है, जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग किन किन मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज साइट्स के बारे में बातचीत करेंगे। एक संगठन तो साइट्स पढ़ा जाएगा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीन पीस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन पीस के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे आज संगठन वो पढ़ेंगे ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो हम लोगों का आज चलने वाला है वो चलेगा REDD के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर देखते हैं समय मिलता है तो आज ही हम लोग IPCC के भी बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले की जो मेरी क्लास लगी थी उस क्लास में आप देखिएगा मैं आप लोगों को UNEP के बारे में पूरा जानकारी दिया है, UNEP के बारे में। फिर मैंने WWF के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दिया है। और एक जो हम लोग पढ़े थे उसमें IUCN के बारे में पढ़े थे। तो इसके पहले की जो मेरी क्लास लगी थी उस क्लास में हमने कुछ इन 3 मुद्दों पे बात किया था। आज जो मैं बात करूंगा वो 4 मुद्दों पे बातचीत करने वाला हूं आपसे, और समय अगर रहता है तो इस 5वें मुद्दे को भी इसी क्लास में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को साइट्स से। पहले साइट्स पढ़ लेते हैं, फिर ग्रीन पीस, ट्रैफिक, REDD को पढ़ते हैं और IPCC के बारे में देखते हैं। ये वीडियो अगर आपको देखना होगा तो इसके पहले की पार्ट 1 क्लास को आप देखिएगा, पार्ट 1 उस पे लिखा होगा वीडियो पे, उसको आप खोल के देख सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं अपने क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो आपसे मेरा गुजारिश होगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के उम्मीद के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा पूरा आशा है कि आप लोग हमारे उम्मीद पे खरे उतरेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग वायरल करेंगे। आप ही लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इसमें और अपनी गुणवत्ता के साथ आ सकता हूं। तो बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करिए और उसे शेयर करते चलिए। बाकी हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। साइट्स के से रिलेटेड मुद्दों पे हम लोग करते हैं बातचीत। क्या है पर्यावरण से संबंधित इस संगठन का छिपा हुआ रहस्य, उसके बारे में हम लोग देखते हैं साइट्स के बारे में। पहला हम लोग पढ़ते हैं साइट्स के बारे में। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिफिक ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वन्य जीव और वन्य वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कि जो वन्य जीव और जो वनस्पति यानी कि जो जंतु और जो पादप संकटग्रस्त स्थिति में है उन लोगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने जैसे ये संस्था काम करता है। ये हर सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, या जो है साइट से हर सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के रूप में काम किया गया है। और सरकारों को कहा गया है कि आप लोग वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजाति जो है उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाना। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है वाशिंगटन कन्वेंशन क्योंकि इसकी पहली जो कन्वेंशन हुई थी वो वाशिंगटन में ही हुआ था, इसीलिए इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। जब वाशिंगटन कन्वेंशन इसका शुरू हो रहा था उसी समय 1973 में इस पे उपस्थित देश के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। इसको आगे चल के 1 जुलाई 1975 में, यहाँ मैंने लिखा है 1 जुलाई 1975 में इसको लागू किया गया। जब ये लागू हो गया तो भारत देश भी पर्यावरण जैसे मुद्दों पे बहुत ही आगे कदम बढ़ाता रहता है। तो भारत ने भी 1976 में साइट्स का सदस्य बन गया। इसी तरह से साइट्स में बहुत सारे देश अपनी सदस्यता को स्वीकार किए। 2016 में जाकर ओशिनिया महाद्वीप का जो टोंगा देश था वो भी साइट्स का सदस्य बना 183वें नंबर का।
ये जो साइट्स है, इस साइट्स का उद्देश्य क्या है बनने का कि जंगली जानवर और पौधे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोक लगाता है और उनके अस्तित्व के खतरे से बचाता है। यानी जितने सारे जंगली जानवर हैं, जितने सारे जंगली वनस्पतियां हैं, उनके उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न हो, इस पे रोक लगाने के लिए इसको लाया गया। साथ ही साथ उनके अस्तित्व को कोई खतरा न उत्पन्न हो किसी के द्वारा, उस पे कामकाज करने के लिए साइंस पूरा अपना अहम भूमिका निभाता है। साइंस जो है, साइंस प्रत्येक देश के लिए बाध्यकारी है, हर देश के लिए, क्योंकि पर्यावरण जैसे संदिग्ध मुद्दों पे अगर मान लीजिए जीव जंतुओं के बीच असमानता पाई जाने लगेगी तो टोटल मेरा डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगा तो जीवन, ये मत सोचिएगा कि डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो जीवन आप अच्छे से सुगमतापूर्ण जी पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते समय हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का अगर अस्तित्व को खतरा अगर डालते हैं तो मानव जीवन पे कितनी घातक रूप से वो खतरा उत्पन्न करता है। जो साइट्स है, इन साइट्स में प्रजातियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें एक भाग है परिशिष्ट 1, जिसको यानी भाग 1 कह सकते हैं, परिशिष्ट 2 यानी कि भाग 2 कहते हैं, और परिशिष्ट 3 यानी कि भाग हम लोग 3 कह सकते हैं। जो भाग 1 है इसका, परिशिष्ट 1, इसमें लगभग 1200 प्रजाति को शामिल किया गया है। और इसमें ऐसे प्रजाति को शामिल किया जाता है जो बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में रहते हैं, उन जिनका अस्तित्व एकदम संकटग्रस्त स्थिति में रहता है, जैसे लाल पांडा हुआ, एशियाई शेर हुआ, एशियाई हाथी हुआ, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं चीता हुआ। ऐसे करके तमाम सारे प्रजाति जो है वो परिशिष्ट 1 में लगभग इसमें 1200 प्रजातियों को शामिल किया गया है। परिशिष्ट 2 जो है इसमें लगभग 2100 प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं रहते हैं, यानी कि इनका अस्तित्व बहुत खतरा में नहीं रहता है, लेकिन इनके अस्तित्व के असंगत उपयोग कोई न करे, इनके अस्तित्व का कोई दुरुपयोग न करे, इससे बचाव के लिए इन लोगों को परिशिष्ट 2 में रख उस पर नियंत्रित करने का काम किया जाता है। जैसे सम्राट बिच्छू हुआ, ग्रेट व्हाइट शार्क हुआ, इन सब ऐसे जीवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो है परिशिष्ट 3 में, जिसमें विनिमय के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दिया जाता है। मगरमच्छ हुआ, स्नैपिंग हुआ, कछुआ हुआ इत्यादि जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो ये कोई हॉट स्पॉट एरिया में नहीं आते हैं लोग, इन लोगों को ट्रेड की अनुमति मिली है कि आप सहमति के साथ अगर चाहें विनिमय रेट के दर से आप इसका ट्रेड कर सकते हैं। तो इन जीवों को भी संरक्षण दिया जाता है। साइट से रिलेटेड कुछ आपको इतनी बातों को याद करना होगा। इसके बाद इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग चलते हैं अगले संगठन के बारे में पढ़ने के लिए, REDD के बारे में। ऐसे करके हम चारों के बारे में आपको बता देते हैं। परीक्षा के संदर्भ में आपको इतनी सारी बातें पूरी एकदम गहनता के साथ पूरी उपलब्ध मैंने किया है, और सारा ही बात, कोई भी लाइन इसमें इधर उधर का नहीं लिखा। कोई कथा कहानी प्रवचन जैसी बात तो मैं भी फेंक सकता हूँ, लेकिन वो सुनाने से आपको कोई भी फायदा होने नहीं वाला है। ये सारे के सारे एग्जाम आपके परीक्षा से संबद्ध रखते हैं। इतनी बातों को आप लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ता हूँ मैं आगे। अगला देखते हैं हम लोग REDD के बारे में। अगर देखा जाए तो 2005 में UNFCCC जो है, उस UNFCCC का जो 11वां सत्र चल रहा था, यानी COP11 जो चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 जो चल रहा था, उसी समय मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में पहली बार REDD के बारे में चर्चा किया गया कि REDD को लाया जाए। आगे चल के 2 साल के बाद COP13 की जब बैठक चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 13वीं बैठक जो इंडोनेशिया के बाली में हो रहा था, इस समय REDD को क्या किया गया, अपना लिया गया। और अपनाने के बाद इसको स्थान दिया गया था। उसी समय चल रहा था UNFCCC से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग जैसे जटिल समस्याओं के बारे में चल रही थी बात है, और उसी के समाधान के लिए बाली रोड मैप तैयार किया गया था। तो REDD को क्या किया गया, REDD प्लस के रूप में बाली एक्शन प्लान में इसको जगह दे दिया गया। और इसका काम निर्धारित क्या किया गया है, वनों की कटाई को कम करना, वनों के क्षरण को कम करना, कार्बन स्टॉक को बढ़ावा देने में भूमिका अदा करना। ऐसे मुद्दों को इसलिए दिया गया है क्योंकि वनों की कटाई अगर ज्यादा होगी, वनों का क्षरण ज्यादा होगा, तो जो कार्बन सिंक है वो कार्बन सोर्सेज में कन्वर्ट होने लगेंगे, और कार्बन जो CO2 इमिशन है
वो CO2 इमिशन बढ़ता चला जाएगा। CO2 की मात्रा अगर बढ़ती चली जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। यही कारण है कि वनों की कटाई और वनों के क्षरण जैसे मुद्दों को ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इसको लेकर के आया गया था, तो इस पे ज्यादा भूमिका अदा करने की बात की गई है। और कार्बन स्टॉक को बढ़ावा देने में भी भूमिका करता है, क्योंकि जो देश जितना ही कार्बन को अगर स्टॉक करके रखता है तो माना जाता है कार्बन क्रेडिट उसका अच्छा है, कार्बन टैक्स से वो बच जाता है। क्या है कार्बन क्रेडिट और क्या है कार्बन टैक्स, इस बात को मैं ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पढ़ाते समय बाकायदे से विस्तारित हमने आपको सारी बातें बताया। अगले हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में ही पढ़े थे, IPCC को, इंटर गवर्नमेंटल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी हम लोग पढ़े थे। UNEP के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। WMO अभी आगे मैं बताऊंगा। तो UNEP और WMO इन दोनों के सतत प्रयास से 1988 में IPCC का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में रखा गया। और वर्तमान देश समय में देखा जाए तो लगभग 195 देश इसकी सदस्यता को निभा रहे हैं। और IPCC जो है ये रिपोर्ट जारी करने वाली जलवायु परिवर्तन के संबंध में अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ी संस्था के रूप में काम करती है। इसकी गुणवत्ता को ये ध्यान में रख के 2007 में इसको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। IPCC जो है 2007 में इसको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था और इसका उद्देश्य सरकारों के हर स्तर पर वैज्ञानिक जानकारी को उपलब्ध करवाना, क्योंकि पहली बार 1972 में ही वैज्ञानिकों ने ये दिया था डिसीजन। वैज्ञानिकों ने राजनीतिज्ञों से को परिचय कराया था कि पर्यावरण प्रदूषित समस्याओं के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग जैसी हॉट स्पॉट एरिया जो है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक संदिग्ध समस्या जो है उसके बारे में बताया था। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने पर्यावरण से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन वैसी समस्याओं को धीरे धीरे राजनीति से परिचित कराता चला गया। और सरकारों की मिली जुली जो चलती है बातें उससे पार्टीज कर करके वो लोग अपने देश की समस्याओं के समाधान करने के लिए, पर्यावरण से बचने के लिए भागीदारी लेकर के उस पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। IPCC की इतनी बातों को और REDD के बारे में इतनी बातों को आप याद रखिएगा। जो परीक्षा की नजर से मैंने बस जितनी बातें हैं उतनी ही बात लिख रहा, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात मत लिखिएगा। बाकी इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको सबसे जरूरी ये होगा कि करंट से रिलेटेड मैं जब क्लास लिखाऊंगा तो इनको सब अपडेट कर दूंगा, जैसे आपका वहीं से एग्जाम में सवाल फंस जाएंगे। इसकी 2-3 बातें बस ट्रेडिशनल जानिए, इसमें बहुत ज्यादा गहराई से रिसर्च करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई मास्टर पढ़ा रहा है तो समझ जाइए वो सिर्फ में आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई बहुत विशेष मुद्दा उसका नहीं है। उल्टा पुल्टा तमाम सारी बातें उसी में सिखाते हैं। सब पढ़ना तो चाहिए, हर चीजों को पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको बहुत सारी चीज पढ़ना है। इसलिए आपको पढ़ना कैसे चाहिए ये तय आपको खुद कर लेना चाहिए, और वो तय कर पाएंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख के। तो आप कोई भी चीज पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास जरूर रखिएगा और इन दोनों चीजों को रख ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ता हूँ मैं अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक द वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के रूप में काम करने वाला ये ट्रैफिक यानी कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क के रूप में ये काम करता है। वैश्विक धरातल पे अगर देखा जाए तो गैर सरकारी संगठन के रूप में ये काम करता है और वन्य जीवों के व्यापार होने से बचाने में, पादप जंतुओं के व्यापार होने से बचाने में, उनकी संकटग्रस्त स्थिति से बचाने में काफी सहयोग प्रदान करता है। साथ ही साथ ये वन्य जीव और पौधे के व्यापार निगरानी भी रखता रहता है। ये IUCN और WWF का ये क्या है, संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम के रूप में काम करता है। IUCN को मैंने अभी पढ़ा ही चुका आपको, WWF के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में ये क्या करता है, संरक्षण कार्यक्रम का काम करता रहता है। अगर इसकी स्थापना की बात देखा जाए तो इसकी स्थापना 1976 में किया गया, 1976 में इसकी स्थापना हो रही है। और साइट्स जो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, साइट्स और ट्रैफिक, इन दोनों को अगर देखा जाए ट्रैफिक को तो साइट्स के ही समरूप दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही कामकाज है जो व्यापार निगरानी से संबंधित, पर्यावरण के मुद्दों पे, जंतु और पादप संरक्षण से उनके संकटकालीन स्थिति को बचाव करने के लिए जैसी बातों से संबंधित था। अगली हम लोग देखेंगे ग्रीन पीस के बारे में, जिसकी स्थापना 1978 वैंकूवर कनाडा के वैंकूवर में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर मिलता है देखने के लिए। और भारत भी इस ग्रीन पीस के सदस्य के रूप में दिखाई देता है। विश्व के यूरोपीय अमेरिकी कंट्रीज, अगर अफ्रीकी अमेरिकी कंट्रीज को देखा जाए तो सब मिला करके लगभग
इसमें 55 देश समाहित किए गए हैं, 55 देश समाहित किए गए हैं। और इन 55 देशों में अगर देखा जाएगा तो इन 55 देशों में भारत भी एक देश है। भारत भी ग्रीन पीस की सदस्यता को स्वीकार किया है। ग्रीन पीस जो है सरकार और कारपोरेट से, याद रखिएगा, न तो किसी सरकार से न तो किसी कारपोरेट से कोई राशि स्वीकार नहीं करता है, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई व्यक्तिगत सहयोग राशि हो और कोई संस्थागत अनुदान हो तो इस बात को स्वीकार करता है। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है आने का यह है कि पर्यावरण को संरक्षण को हमें मजबूती देना है, विकास प्रणाली को प्रोत्साहन देना है, इसका मुख्य इंटेंशन है। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए अपने मुख्य इंटेंशन के अलावा भी ये कुछ मुद्दे को काम करता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में और समुद्री सुरक्षा के बारे में ये बढ़ावा देता रहता है। जंगलों के प्रति बढ़ती दोहन प्रवृत्ति को रोका जाए, ऐसे मुद्दों पे भी ये बढ़ावा देता है। विश्व को कहता है कि निशस्त्रीकरण और शांति की भावना के साथ अग्रदूत बन के आप आगे बढ़ते चलिए, ऐसा भी कुछ पाठ पढ़ाता रहता है। यानी कि निशस्त्रीकरण युद्ध जैसी भावनाओं से बचाने की बात करता है, शांति और स्थापना की बात करता है। लाइए, क्योंकि अगर युद्ध की संग आएगी समस्याएं तो जन धन की हानि तो होगी, साथ ही साथ पर्यावरण बहुत ही समस्या में आ जाएगा। तो इसका मानना है कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने पे काम करता है और सतत स्थायी कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। तो इतनी क्लास को आप पूरी कवर करते चलिएगा। इस बात का आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। इसके बाद अभी हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे पर्यावरण संबंधित, जो हम लोग संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे उसमें हमने आज 4 संगठन के बारे में आपको बताया। 3 संगठन इसके पहले मैंने आपको बता चुका है, तो 7 संगठन अभी हम लोग पढ़ पाए हैं। अब तो कुछ छोटे छोटे संगठन हैं। एक वीडियो लेके आता हूँ, थोड़ा बड़ा क्लास रखता हूँ, लगभग आधे घंटे 1 घंटे का। उसमें क्या करते हैं, मैं बचे हुए सारे संगठन के बारे में अगली क्लास में चर्चा करके उसको कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर को यहीं पर। इतनी बातों को आप नोट करते चलिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मेरी मनोबल अगर बढ़ेगी आप लोगों के वजह से तो निसंदेह हमें कोई दो राय नहीं है, मैं और गुणवत्ता के साथ आपके बीच में आऊंगा अपनी क्लास को लेकर के, जिससे मेरी भी सार्वभौमिकता की पहचान होगी और आपका कुछ फायदा भी होगा अपना। तो हम आशा करते हैं आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के साथ और सहयोग का आभारी होंगे। तो लेता हूं मैं इसी के साथ इजाजत आपसे और मिलते हैं अगली वीडियो में पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण संगठन को पढ़ने के लिए अगले टॉपिक के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।